नमस्कार, मैं हूं राम कुमार सिंह। आप देख रहे हैं मेरे साथ दस्तक टाइम्स। पीएम मोदी 17 सितंबर यानी आज अपना 17वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी को देश की सत्ता संभाले 6 साल से अधिक का समय हो चुका है। इन 6 सालों के दौरान भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल देने वाले नरेंद्र मोदी, उनकी भारतीय राजनीति पर तो पकड़ बनी ही बनी है, साथ ही विदेश नीति पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी विदेश नीति को लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं और उनकी तारीफ भी हुई है। आज हम अपने प्रोग्राम के दौरान आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का देश पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा। साल 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज यानी 17 सितंबर को अपना 17वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल को उनकी घरेलू राजनीति से ज्यादा विदेश राजनीति के लिए जाना जाता है। तो आइए आज इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने वैश्विक परिदृश्य में भारत की तस्वीर को बदल कर रख दिया और हर फोरम पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई। पीएम मोदी मना रहे अपना 17वां जन्मदिन। मोदी सरकार दे रही विदेश नीति पर जोर। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर सरकार का जोर। भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल पर फोकस। अमेरिका ने भी माना भारत का लोहा। एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है लक्ष्य। भारत जापान विजन 2025 पर भी जोर। अफगानिस्तान से संबंधों पर जोर। अफगानिस्तान को 4 MiG-25 हेलीकॉप्टर भी दिए। 2014 में देश की सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपने विदेश नीति के चलते भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। दक्षिण एशिया देशों में मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए मोदी सरकार ने नेबर फर्स्ट की नीति पर जोर देते हुए भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों पर खासा फोकस किया है ताकि ये पड़ोसी देश चीन के प्रभाव में न आ सकें। इसके बाद अमेरिका के साथ संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश में 2+2 वार्ता, काम केसा समझौता, लेमोवा एग्रीमेंट जैसे समझौते किए गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका ने भारत को डिफेंस पार्टनर बनाते हुए नाटो सहयोगी सदस्य राष्ट्रों जैसा दर्जा भी भारत को दे दिया। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि दोनों देशों के संबंध तनाव मुक्त रहे। जीएसपी सूची से भारत को बाहर निकालने, डिफेंस डील के लिए निर्देशित करने, वीजा के मुद्दों पर भारतीयों को असहज करने और अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों को ज्यादा खोलने की रट लगाने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन चीन जैसे कॉम्पिटिटर से निपटने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, जिससे अमेरिका भारत की हैसियत की उपेक्षा नहीं कर पाता। मोदी सरकार का एक बड़ा लक्ष्य हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में शांति बनाए रखना भी है, जिसके लिए सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ भारत जापान विजन 2025 भी बनाया गया है, जिसके चलते भारत जापान और अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करता रहता है। इन्हीं देशों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक की सुरक्षा के लिए क्वाड्रिलेटरल ग्रुप का गठन किया है। भारत के एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान को पुरानी सरकारों और मोदी सरकारों ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वैश्विक आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान और अफगान तालिबान के गठजोड़ से निपटने के लिए भारत ने एक कारगर तरीका निकाला है। इसी क्रम में भारत अफगानिस्तान में कई विकास परियोजना चलाकर वहां के लोगों का विश्वास जीत रहा है, जिसके लिए भारत अब अफगानिस्तान का डेवलपमेंट पार्टनर भी बन चुका है। आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे भारत के परिप्रेक्ष्य में इस कदम को गलत नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने अफगानिस्तान में $4 बिलियन का विकास निवेश किया है, जिसमें अफगान संसद का पुनर्निर्माण, सलमा बांध का निर्माण, अरंज डेलराम सड़क निर्माण, गारलैंड राजमार्ग के निर्माण में सहयोग, काबुल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण शामिल है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान को 4 MiG-25 अटैक हेलीकॉप्टर दिए हैं। साथ ही साथ भारत अफगान प्रतिरक्षा बलों को सुरक्षा मामलों में प्रशिक्षण भी दे रहा है। दोनों ही देश चाबाहार और तापी जैसी परियोजनाओं पर साथ ही काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियानों में किसी तरह से शामिल न होने की नीति बनाई है, ताकि भारतीय सैनिक अमेरिका और नाटो सैनिकों की तरह हक्कानी नेटवर्क, आईसिस, खोरासान, तहरीक तालिबान जैसे संगठनों का सीधे रूप से निशाना न बन जाएं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ही देश की बदली विदेश नीति के चलते अमेरिका ने भारत को नाटो सदस्य राष्ट्र जैसा दर्जा दे दिया है, जिसके बाद अब रक्षा संबंधों के मामले में अमेरिका भारत के साथ नाटो के अपने सहयोगी देशों जैसे इजराइल और साउथ कोरिया की तर्ज पर ही डील करेगा।
इस फैसले के बाद भी भारत अपने रक्षा संबंधी साजो सामान खरीदने के लिए आजाद है, जिससे कहीं न कहीं ये बात सामने आती है कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा संबंधी कारोबार का रास्ता आसान बना रहा है। अमेरिका ने दिया नाटो सदस्य राष्ट्र जैसा दर्जा। अब भारत कर सकता है नाटो देशों के तर्ज पर डील। नाटो में कुल 29 देश हैं शामिल। हथियारों के खरीद फरोख्त होगी आसान। चीन सागर में बढ़ते चीन के प्रभाव पर लगेगी रोक। भारत के साथ रक्षा कारोबार के रास्ते होंगे आसान। हिंद महासागर और एशिया पैसिफिक में भारत की महत्वपूर्ण सामरिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने इस साल भारत को नाटो सदस्य राष्ट्र जैसा दर्जा दे दिया है, जिसके बाद अब रक्षा संबंधों के मामलों में अमेरिका भारत के साथ नाटो के अपने सहयोगी देशों इजराइल और साउथ कोरिया की तर्ज पर ही डील करेगा। भारत को नाटो से जोड़ने के पीछे अमेरिका के दीर्घकालिक हित काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका का यह फैसला उसके खुद के फायदे के लिए है। इसमें अमेरिका भारत को वे सभी हथियार और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकेगा जिन्हें सिर्फ नाटो देशों को ही सप्लाई किया जा सकता है। लिहाजा ये फैसला भारत के साथ होने वाली हथियारों की खरीद फरोख्त को आसान बनाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका लगातार तरीके खोज रहा है। वहीं चीन की दक्षिण चीन सागर में स्पार्टले और पारासेल द्वीपों पर और पूर्वी चीन सागर में डियायू अथवा सेनाकू द्वीपों पर अवैध कब्जे करने की कोशिश, पापुआ न्यू गिनी में नौसैनिक अड्डों के निर्माण के प्रस्ताव, वन बेल्ट वन रोड पहल, मैरीटाइम सिल्क रूट और मोतियों की लड़ी की नीति के जरिए समूचे हिंद महासागर को अपने अड्डों का नेटवर्क बनाने की कोशिशें अमेरिका के हित में नहीं है और दूसरी तरफ चीन के साथ व्यापार में अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा है, जिसके मद्देनजर भारत को नाटो से जोड़कर अमेरिका क्वाड्रिलेटरल ग्रुप यानी क्वाड और मालाबार द्वीपैंक और युद्ध अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों को एशिया पैसिफिक क्षेत्र को बचाने के लिए एक नई ऊर्जा भर सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। इसी तर्ज पर 30 मई 2019 को दोबारा सत्ता हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने नेवर फर्स्ट की इसी नीति को नई ऊर्जा देने के लिए मालदीव को पहली विदेश यात्रा के लिए चुना। नेबरहुड फर्स्ट नीति पर मोदी का जोर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मालदीव भारत से है मालदीव के पुराने संबंध। तेल व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है मालदीव। भारत ने मालदीव को बनाया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य। पीएम मोदी ने किया था मालदीव की पहली संसद को संबोधित। मजलिस से दिया आतंक के खिलाफ बड़ा संदेश। आईएसआईएस से जूझ रहा है मालदीव। तेजी से बदल रहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के साथ साथ बाहरी मामलों से निपटने के लिए किसी भी देश की नीतियां बदलती रहती हैं। ऐसे में भारत भी समय समय पर अपनी विदेश नीति में ऐसे बदलाव करता रहता है ताकि समय आने पर स्थितियों का सही लाभ लिया जा सके। ऐसे में 30 मई 2019 को नई सरकार के गठन और दोबारा सत्ता में आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव को चुना। पीएम मोदी की विदेश यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति और मालदीव में 70 के दशक में अपनाई गई इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को नई ऊर्जा देने से प्रेरित है। भू राजनीति, भू आर्थिक और भू सामरिक हितों को देखते हुए मालदीव भारत के लिए अति महत्वपूर्ण देश है। ऐसे में 8 जून का दिन दोनों ही देशों के संबंधों के लिए अति महत्वपूर्ण रहा, जहां पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव की संसद मजलिस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत का मालदीव के साथ संबंध इतिहास से भी पुराना रहा है। आपको बता दें कि मालदीव को साल 1965 में आज़ादी मिली, जिसके बाद भारत पहला देश था जिसने साल 1968 में मालदीव को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र मानते हुए उसे राजनीतिक मान्यता दी थी और उसी समय मालदीव के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। हिंद महासागर में मालदीव की सामरिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय सागरीय मार्ग वाले तेल व्यापार के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अदनान की खाड़ी, मलक्का और हार्मुज जल संधियों के मध्य हिंद महासागर में मालदीव की केंद्रीय स्थिति को देखकर ही भारत ने प्रस्ताव देकर नवंबर 2018 में मालदीव को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य बनाया है। साथ ही मालदीव की अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजी मार्ग भारत, जापान और चीन की ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक दृष्टि से देखें तो भारत का 97% से अधिक और मूल्यात्मक दृष्टि से देखें 75% से अधिक
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर में बैठे मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शिपिंग लेन्स के जरिए होता है। ऐसे में मालदीव भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी अथवा सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां मालदीव के निर्जन द्वीपों पर अल-कायदा इन दिनों तेजी से अपने पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के युवा ISIS से काफी प्रभावित बताए जाते हैं। सिर्फ साल 2016 में ही मालदीव से 250 युवा ISIS में शामिल होने के लिए गए थे, जिसमें से अधिकांश इराक सीरिया में लड़ते हुए मारे गए। वहीं ISIS से जुड़े कुछ युवाओं ने मालदीव वापस आने के बाद मालदीव ISIS का हब बन गया और शायद इसीलिए PM नरेंद्र मोदी ने मालदीव की संसद मजलिस से ही आतंक पर सीधा हमला बोला था। आज के परिदृश्य समय में भारत की विदेश नीति में दक्षिण एशिया में खासकर भूटान, मालदीव और श्रीलंका को खास महत्व दिया गया है, क्योंकि इन देशों को चीन के ट्रैप में जाने से रोकना भारत का प्राथमिक उद्देश्य है। सुपर पावर की बात करें तो अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। वहीं मोदी सरकार के आने के बाद से ही भारत की विदेश नीति में ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना शुरू हुआ है। इसी क्रम में भूटान की पनबिजली परियोजना में भारत ने अच्छा खासा निवेश किया है। साथ ही भारत के ही नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही गठन किया गया है, जिसमें कुल 121 देश शामिल हैं। मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 6 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान PM मोदी के आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस सरकार ने बहुत ही कम समय में विदेश नीति पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश नीति के यथार्थवादी रूप और डिप्लोमेसी के अच्छे स्तर के प्रयोग ने भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। PM मोदी मना रहे हैं अपना 70वां जन्मदिन। आलोचकों ने भी माना मोदी का दम। मोदी के चक्रव्यूह में घिरा चीन। श्रीलंका के हम्बटोटा में बनाया अपना कंटेनर टर्मिनल। जापान के साथ मिलकर ईस्ट फोरम एक्ट का गठन। भूटान के साथ मजबूत हुए संबंध। दुनिया मान रही मोदी का लोहा। साल 2014 में सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही मोदी सरकार की विदेश नीति की काफी आलोचना हुई थी। वहीं समय बीतने के साथ साथ सरकार के आलोचकों ने भी ये मानना शुरू कर दिया है कि विदेश नीति के यथार्थमुखी रूप और डिप्लोमेसी के अच्छे स्तर के प्रयोग ने भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एक तरफ जहां भारत ने चीन से निपटने के लिए सागर विजन, सागरमाला प्रोजेक्ट, मौसम प्रोजेक्ट के जरिए सेशेल्स और मॉरिशस जैसे देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशंस के उस प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया है जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन ने मॉरिशस के चारागोस द्वीप पर गलत तरीके से कब्जा किया है और वो उसे जल्द से जल्द वापस करे। इसके साथ ही भारत ने स्पष्ट रूप से दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर कहा है ताकि चीन के नाजायज मंसूबे आसियान देशों पर कोई दबाव न बना पाएं। वहीं साल 2017 में जब चीन के दबाव में श्रीलंका को अपना हम्बटोटा बंदरगाह चीन को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा, तो इससे भारत को अपना हित प्रभावित होता दिखा। इसके बाद भारत ने श्रीलंका को समझा बुझाकर और जापान को अपने साथ जोड़कर इसी बंदरगाह पर अपना कंटेनर टर्मिनल स्थापित करने का निर्णय लिया। साथ ही उत्तर पूर्व भारत में चीन के हस्तक्षेप को प्रतिसंतुलित करने के लिए जापान के साथ मिलकर ईस्ट फोरम एक्ट का गठन किया। साथ ही साथ जापान को इन राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी दे दी, जिसके तहत भूटान का भी संबंध भारत से मजबूत हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप असम भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने एक्ट ईस्ट डिपार्टमेंट बनाया और भूटान को भी अपनी जमीन पर कॉन्सुलेट ऑफिस खोलने की सहमति दी। इन क्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी राज्य सरकारों की भारत की विदेश नीति में बढ़ती भूमिका। हाल के समय में भारत ने निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए एक तरफ जहां भारत की MRCR ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वासेनार अर्जेंटमेंट से जुड़ा है, वहीं कुशलता के साथ अपनी नाभिकीय नीति में संशोधन का संकेत देते हुए ये भी साफ किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए कभी भी हथियार उठा सकता है। वहीं दूसरी तरफ परमाणु और जैविक हमलों से निपटने के लिए भारत सोच और रणनीति के स्तर पर पहले से अधिक सतर्क हुआ है। दस्तक टाइम्स की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।